नमस्कार। बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे एक धार्मिक आंदोलन सेंट्रल अरबिया से शुरू होकर हमारा पटना पहुंचता है, हमारा बिहार पहुंचता है और इस आंदोलन का मुख्य सेंटर कैसे पटना बनता है। तो आज हम जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं बहाविज्म्स मूवमेंट के बारे में। तो पहले समझते हैं और जानते हैं कि बहाविज्म्स मूवमेंट में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बहाविज्म्स में पहले कवर करूंगा इसका इंट्रोडक्शंस, डिफिनेशंस और मीनिंग। साथ ही साथ इनके जो फाउंडर हैं उनके बारे में बताऊंगा, इनका ओरिजिन क्या है इस मूवमेंट का, इसका बैकग्राउंड क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, क्या बिलीफ से, क्या टीचिंग से, इसके बारे में। अगर हम बात करें तो बिदअत क्या होता है, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों किया जा रहा है ये मूवमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। अलायंसेस कौन कौन सी बनी, मोहम्मद बिन सौद के बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल अलायंस, इसके इम्पैक्ट के बारे में, मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ, कौन कौन से एरिया में स्प्रेड हुआ उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हमारे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, सैयद अहमद बरेलवी कौन है, इनका रोल क्या है, और साथ ही साथ इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस चाहे रिलीजियस लेवल पर चाहे सोशल या पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स के बारे में जानेंगे। और एट द लास्ट हम जानने वाले हैं इस मूवमेंट का क्या क्रिटिसिज्म से और क्या लिमिटेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बहाविज्म्स मूवमेंट। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने बोला कि ये बहाविज्म्स मूवमेंट कहां से शुरू हुआ है, सऊदी अरबिया से। आज की डेट में सेंट्रल अरबिया को क्या बोलते हैं, सऊदी अरबिया, राइट। और कहाँ मुख्य केंद्र बना इसका, मेन सेंटर कहाँ बना, हमारा पटना बिहार बना, राइट। तो आप देख सकते हैं खुद कि सऊदी अरबिया से एक आंदोलन शुरू होता है और वो कहाँ पहुंचता है, पटना बिहार तक पहुंचता है। और ये जो पटना है, पटना इसका हेडक्वार्टर बनता है। तो इसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर हम इसके इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं तो बहाविज्म्स, अगर हम बहावी मूवमेंट का बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, पहले आपसे एक सवाल है कि ये जो बहावी है, ये बहावी शब्द आया कहाँ से, किसके नाम पे रखा गया, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो बहावी मूवमेंट का संस्थापक हैं, जिन्होंने बहाविज्म्स मूवमेंट को शुरू किया, उनका नाम था मोहम्मद बिन अब्द अल वहाब। क्या नाम था, मोहम्मद बिन अल अब वहाब। पहला सवाल तो हमारे एग्जाम में यही निकल जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहावी मूवमेंट। तो बहावी मूवमेंट का फाउंडर कौन थे, मोहम्मद बिन अब्द अल वहाब। तो इस इनके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, बहाव लगा हुआ है। तो इन्होंने अपने नाम पर ही क्या चलाया, बहाविज्म्स मूवमेंट चलाया, ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि इस बहाविज्म्स मूवमेंट का उद्देश्य क्या था, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि इस बहाविज्म्स मूवमेंट का चलाने का जरूरत ही क्या पड़ा। तो अगर हम जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे तो ये बहाविज्म्स मूवमेंट चलाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये जो बहाविज थे वो चाहते थे प्यूरिटेनिकल्स ऑफ इस्लाम, प्यूरिटेनिकल्स ऑफ इस्लाम। इसका मतलब है कि इस्लाम को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, मतलब प्यूरिफाइंग ऑफ इस्लाम या प्यूरिफाइंग इस्लाम, राइट। अपने आप में सवाल है कि ये प्यूरिफाइंग ऑफ इस्लाम का मतलब क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जो बहाविज्म्स मूवमेंट है इसी के आधार पर चलाया गया था कि इस्लाम को क्या करना है, प्योर करना है, प्यूरिफाई करना है। इसका मतलब ये भी साफ है कि ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, मतलब इस्लाम को क्या करना है, फिर से रिवाइवल करना है, प्यूरिफाई करना है। तो सवाल अपने आप में बनता है कि ऐसा क्या हो गया था इस्लाम में कि इस्लाम को प्यूरिफाई करने की बात आ गई। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये समझ जाइएगा तो पूरा बहाविज्म समझ में आ जाएगा और एग्जाम में पूछा भी जाता है, चाहे मेंस की बात करें चाहे प्री की बात करें। तो देखिएगा ध्यान से, बहाविज्म कहता है कि जो इस्लाम
प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद और उनके चार साथियों के वक्त पर था, टाइम पर था, वही क्या है, वही इस्लाम क्या है, प्योर है। राइट। इसका मतलब ये भी साफ है कि वहाबिज्म ये भी क्लियर कर रहा है कि जो इस्लाम में है कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ होगा, तभी ये क्या बात कर रहे हैं, प्यूरिटेनिकल्स ऑफ इस्लाम की, मतलब इस्लाम को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। तो वहाबिज्म की आइडियोलॉजी क्या है? वहाबिज्म की आइडियोलॉजी ये है कि अगर जो इस्लाम हजरत मोहम्मद या प्रोफेट मोहम्मद और उनके चार साथियों के समय पर था, वही क्या है, मतलब प्योर इस्लाम है। तो ये भी तो क्लियर हो रहा है ना कि इसका मतलब ये भी है कि इस्लाम में कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा होगा कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। तो उस वो चीज जो ऐड हुआ है या वो चीज जो इनोवेशंस हुआ है, वहाबिज्म उसी के खिलाफ थे, उसको क्या बोलते थे, गलत है। अब अपने आप में भी सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या ऐड हो गया। राइट। ये भी अपने आप में सवाल है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आखिर वहाबिज्म किसके खिलाफ थे या गलत किसको बोलते थे। तो देखिएगा, अगर हम कुछ चीजों पे बात करें तो इनका मानना था कि दरगाह पे आप जो चादर चढ़ा रहे हो, दरगाह पर जो आप चादर चढ़ा रहे हो और आप मन्नत मांग रहे हो, वो इस्लाम में नहीं था। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद और उनके चार भाइयों के समय पर इस्लाम में ये दरगाह पे चादर चढ़ाना और मन्नत मांगना नहीं था। क्लियर है? वहाबिज्म कहती है कि जो आप धर्म के नाम पर आप गाना बजाना जश्न कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो भी इस्लाम में नहीं था। राइट। कब नहीं था? प्रॉफिट मोहम्मद या हजरत मोहम्मद और उनके चार साथियों के टाइम पर नहीं था। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट हैं जिस पर आर्गू किया जाता है बार बार कि ये चीज गलत है, ये चीज इस्लाम में नहीं है। और बहुत सारे पॉइंट है तो वो सारे को तो डिस्कस नहीं करूंगा। राइट। लेकिन ये जो जो मेन पॉइंट है मैं उस पर बात किया। राइट। अब बात आता है कि ठीक है कि वहाबिज्म इसके खिलाफ है, राइट, या इसको गलत मानता है, इसलिए बात किया कि इस्लाम को प्यूरिफाई करना है। अब सवाल ये आता है कि मैं शुरू में ये बोला कि एक धार्मिक आंदोलन सऊदी अरबिया से शुरू होता है और वो पहुंचता कहाँ है, पटना, हमारा बिहार, और पटना मुख्य केंद्र बनता है, मेन सेंटर बनता है। हाउ दिस इज पॉसिबल? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि सऊदी अरबिया से धर्म चालू हुआ है और पटना मुख्य केंद्र बना है। राइट। तो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आपका बीपीएससी में इस एंगल से सवाल को पूछा जाता है, राइट, कि पटना में कौन कौन लीडरशिप संभाल रहे थे, पटना हेडक्वार्टर बनाने के पीछे किनका हाथ है, कौन इस्टेब्लिशमेंट किए हैं, कौन कौन हैं लीडर जो संभाल रहे थे, कब कौन सा बैटल हुआ। राइट। तो ये सब पूछा जाता है, कब मतलब वहाबिज्म खत्म हुई, उनके आइडियोलॉजी। राइट। तो ये पूछा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम वहाबिज्म की बात करते हैं तो भारत में जो नींव रखे हैं वो कौन रखे हैं, शाह वलीउल्लाह। कौन रखे हैं? शाह वलीउल्लाह। क्लियर है? बट अगर बात करें कि भारत में पूरी तरीके से संस्थापक कौन है या बहुत बड़े लेवल पर फैलाने की बात की जाए तो वो कौन किए हैं, सैयद अहमद बरेलवी। कौन किए हैं? सैयद अहमद बरेलवी। तो आपका क्वेश्चन बना कि अगर नींव रखने की बात आए तो भारत में कौन रखा है नींव, तो शाह वलीउल्लाह। राइट। अगर बड़े लेवल पे फैलाने की बात आए, संस्थापक की बात आए कि भारत में, तो कौन बड़े लेवल पे फैला रहे हैं, सैयद अहमद बरेलवी। पूछा जाएगा कि ये सैयद अहमद बरेलवी कहां से थे, तो ये कहां से थे, राय बरेली से। कहां से थे? राय बरेली से। क्लियर है? एक वर्ड आता है बिदत, मतलब इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, तब तो बिदत आ रहा है वर्ड।
तो बिदअत का मतलब होता है इनोवेशंस। जैसे कि मैं आपको बताया कि किसके किसके खिलाफ हैं, तो इस्लाम में क्या हुआ, धीरे धीरे समय के अनुसार क्या हुआ, इनोवेशंस चालू हो गया। तो बिदअत का मतलब क्या होता है, इनोवेशंस, राइट। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज और अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि पहले क्या होता था, दर उल इस्लाम हमारे भारत को बोला जाता था। क्या बोला जाता था, दर उल इस्लाम। अब इसी भारत को क्या बोल दिया गया है, दर उल हर्ब बोल दिया गया है। क्या बोला गया है, दर उल हर्ब। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द दर उल इस्लाम और दर उल हर्ब, आखिर दोनों में अंतर क्या है और क्यों बोला गया है, ये भी अपने आप में सवाल है। कि वहाबिज्म सऊदी से चालू होता है आज के डेट में, सऊदी अरब से, और पटना आता है और हमारे भारत को मतलब दरुल हर्ब बोल दिया जाता है और जो दरुल इस्लाम बोला जाता था। क्यों, बहुत बड़ा कारण है, सुनिएगा। वहाबिज्म से पहले चालू कैसे हुआ था, एक रिलीजियस मूवमेंट के तौर पर चालू हुआ था, मतलब धार्मिक आंदोलन था। अब ये धार्मिक आंदोलन धीरे धीरे पॉलिटिकल एंगल ले रहा है। क्या ले रहा है, पॉलिटिकल एंगल ले रहा है, मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ जा रही है ये चीज। ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि इस समय जब भारत में आंदोलन आई है, तो इस समय जो ब्रिटिशर को तो राज था ही, तो ब्रिटिशर क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे जो हमारे धर्म को था, या मुस्लिम की बात कर ले या हिंदुज्म की बात कर ले या किसी भी धर्म को, क्या कर रहे थे, बदलने की कोशिश कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में। हाँ या ना, क्रिश्चियनिटी में बदलने की कोशिश कर रहे थे। मतलब बदलना, इसका मतलब क्या है, बैप्टिज्म्स। क्या होता है इसका मतलब, बैप्टिज्म्स, राइट। मतलब बैप्टिज्म्स के थ्रू क्या कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी में बदलने की कोशिश कर रहे थे और लगातार हमारे क्या कर रहे थे, भारत पे क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। जहां पहले क्या हुआ करता था कि मतलब दरुल इस्लाम बोला जाता था, इसका मतलब है कि ईश्वर की धरती या इस्लाम की धरती बोला जाता था, वही अब कहा क्या बोला जा रहा है, हर्ब, दुश्मनों की धरती। तो दुश्मनों की धरती किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, इसलिए बोला गया है कि जो डोमिनेशंस था, डोमिनेशंस उस वक्त किसका था, ब्रिटिशर के संदर्भ में। तो डोमिनेशंस किसका था, ब्रिटिशर का था। ब्रिटिशर हम पर क्या कर रहे थे, हमारे भारत पर अत्याचार कर रहे थे, चाहे किसी भी रिलीजन्स पे क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। और साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, धर्म को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में भी बदलवा रहे थे और बहुत कुछ कर रहे थे, राइट। इसलिए ये जो सैयद अहमद हैं, इनके द्वारा हमारे दर उल इस्लाम को क्या बोला गया है, दर उल हर्ब बोला गया। क्यों बोला गया, क्योंकि ब्रिटिशर का डोमिनेशन के कारण बोला गया। क्लियर है, इसका मतलब साफ है कि ये जो रिलीजियस मोमेंट है अब किधर चला गया है, पॉलिटिकल मोमेंट की तरफ। ठीक है, धार्मिक आंदोलन क्यों आया, इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए। तो अब जब इस्लाम को प्यूरिफाई करना है तो यहाँ को लोग को क्या करना होगा, इस्लाम के द्वारा चलना होगा। हाँ या ना, इस्लाम को क्या करना होगा, इस्लाम में जो भी त्रुटियां आई हैं, जो भी इनोवेशंस आई हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफायर करना पड़ेगा, रेक्टिफायर करना पड़ेगा। हाँ या ना, मतलब फिल्टर करना पड़ेगा। तो इसलिए सैयद अहमद ने क्या कहा, दर उल इस्लाम कहा। किसको कहा, दरुल इस्लाम को क्या कहा, दरुल हर्ब कहा, दुश्मनों की धरती कहा। मतलब इस्लाम की धरती को दुश्मनों की धरती कहा। क्लियर है। तो आपसे सवाल आएगा कि हु सेड दर उल हर्ब, तो क्या बोलिएगा, सैयद अहमद, राइट। उससे पहले क्या हुआ करता था, दरुल इस्लाम। क्यों कहा गया, क्योंकि ब्रिटिशर का डोमिनेशन ज्यादा था, ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये जो सैयद अहमद हैं, ये कौन है। तो इधर देखिएगा, अगर सैयद अहमद की बात करें तो भारत में जो नींव रखा गया है किसके द्वारा, शाह वलीउल्लाह के द्वारा। तो शाह वलीउल्लाह के कौन थे, पुत्र थे, राइट, बेटे थे। कौन थे, सैयद अहमद। कौन थे, सैयद अहमद। क्लियर है यहां तक। अब अपने आप में भी सवाल आता है, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं वहाबिज्म की या वहाबी की,
राइट। तो ये दो लोगों के खिलाफ थे, ध्यान से सुनिएगा। एक तो सिखिज्म्स और दूसरा ब्रिटिशर। किसके खिलाफ थे? ब्रिटिशर। एक कौन है? सिखिज्म्स और एक ब्रिटिशर, राइट। ये दोनों के खिलाफ कौन है? बहावी है, बहाविज्म से, ठीक है, क्लियर है। अब ये भी सवाल आता है कि आखिर क्यों सिखिज्म्स, यहां तक तो समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर के खिलाफ क्यों है, बट ये भी अपने आप में सवाल है कि सिखिज्म्स के खिलाफ क्यों है। तो कुछ कहा जाता है कि जो सिखिज्म्स हैं वो क्या कर रहे थे कि सही ढंग से इनके धर्म को क्या कर रहे थे, फॉलो नहीं करवा रहे थे, मतलब फॉलो नहीं करने दे रहे थे। कुछ कुछ चीजों से क्या कर रहे थे? रोक रहे थे, ऐसा समझिए। ज्यादा नहीं अंदर जाएंगे, बस कुछ कुछ चीजों को क्या कर रहे थे? रोक रहे थे। क्यों? थोड़ा सा समझिएगा। अब इस समय सिखिज्म्स का पावर आ गया भारत में, क्योंकि मुस्लिम जो पावर है मुगल, वो क्या हुआ है? पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया है, हाँ या ना? तो जब डिक्लाइन हुआ है तो कौन आया है? सिखिज्म्स पावर पे आ गया है, और साथ ही साथ ब्रिटिशर तो है ही कब्जा किए हुए। तो अब देखिएगा कि ये मुस्लिम्स का डोमिनेशन क्या हुआ है? खत्म हो गया है, और कौन आ गए हैं पावर में? सिखिज्म्स आ गए हैं। तो सिखिज्म्स कुछ कुछ चीजों से क्या करते थे? रोका करते थे, राइट, कुछ कुछ रेस्ट्रिकेट किया करते थे, ऐसा समझिए। तो इसलिए क्या था कि सिखिज्म्स के खिलाफ गए, ठीक है। दूसरा चीज था कि जो पंजाब था वो मेन स्पेसिफिक जगह था, किनके लिए? सभी के लिए, चाहे ब्रिटिशर की बात करें चाहे बहाविज्म्स की बात करें, राइट। इसलिए भी क्या थे? इनके खिलाफ थे। तो बहाविज्म्स का दो दुश्मन, पहला सिखिज्म्स और दूसरा कौन? ब्रिटिशर, राइट। अब देखिएगा, अब कैसे बहाविज्म्स सिखिज्म्स से शिफ्ट होगा ब्रिटिशर पे, कि ब्रिटिशर को अब पूरी तरीके से दुश्मन मानेगा। कैसे? देखिएगा ध्यान से। होता क्या है कि सिखिज्म्स को ब्रिटिशर क्या करता है? 1849 में क्या करता है? पूरी तरीके से हरा देता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एंगल ला रहा हूं उस चीज का, ब्रिटिश एंग्लो का, राइट। देखिएगा क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात करें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की, तो ये कब हुआ? 1845 से लेकर 1846 तक चला, नो डाउट, राइट। अगर हम बात करें सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की, तो ये कब तक चला? 1848 से लेकर 1849 तक चला, राइट। अच्छा, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 1846 तक चला, उससे पहले क्यों नहीं चला? क्योंकि सिखिज्म्स का तो राज उस वक्त भी था, राइट। देखिएगा वो क्या रहा है कि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह का क्या हो रहा है? डेथ हो रहा है। और जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे, ब्रिटिशर या बहाविज्म्स टक्कर कभी ले ही नहीं सकता था, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल थे और पूरा पंजाब इन्हीं के कब्जे में था, क्लियर है। ब्रिटिशर्स भी एक बार सोचता था कि यार हम इससे क्या करेंगे, नहीं ले सकते पंगा, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह इतने सही ढंग से अपने राज को चला रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह का 1839 में क्या हुआ? डेथ हुआ, तो जो इनका अंपायर था वो डगमगा गया। अब कोई संभालने वाला एम्पायर नहीं, सही से चलाने वाला नहीं, और जैसे ही सही से चलाने वाला नहीं होगा, ब्रिटिशर को होगा मौका, क्योंकि ब्रिटिशर तो यही चाहता है। तो ब्रिटिशर 1845 से 1846 तक फर्स्ट एंग्लो वॉर में सिख को क्या करता है? हराता है। अब जो कुछ भी बच गए हैं उनको कब हरा देगा? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में 1848 से 1849 में क्या करेगा? पूरी तरीके से हरा देगा। तो यहां पर देखिएगा बहाविज्म्स के कौन कौन थे दुश्मन? बहाविज्म्स के एक तो हो गए सिख और दूसरे हो गए ब्रिटिशर। ब्रिटिशर ने क्या किया? सिखिज्म्स को 1849 में क्या किया? हरा दिया। तो अब कौन दुश्मन हो गया इसका? डायरेक्ट ब्रिटिशर, हाँ या ना? क्योंकि सिखिज्म्स वो तो खत्म हो गए, हार गए, राइट।
1849 में पूरी तरीके से खत्म। ठीक, तो अब शिफ्ट किस पर हो गया वहाबिज्म? पूरी तरीके से ब्रिटिशर पे। क्लियर है? तो आ रहा है समझ में कि क्या स्ट्रगल चल रहा है, हाँ या ना? तो यहाँ पर वही लिखा गया है, इनिशियली द स्ट्रगल वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द सिख किंगडम रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, बट आफ्टर द ब्रिटिश एनेक्ट पंजाब 1849 द फोकस ऑफ शिफ्टेड द इंटायरली टुवर्ड द ब्रिटिश राज। तो हर चीज समझ में आ गया। पूछा जाएगा कि अब देखिए ये जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इस चीज का टॉपिक नहीं है, बट मैंने ले लिया। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे और सही ढंग से। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ? 1845 से लेकर 1846 तक। सेकेंड एंग्लो वॉर कब हुआ? 1848 से 1849 तक। पूछा जाएगा डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह 1839 में। क्लियर है? पूरी तरीके से शिफ्ट। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये जो पटना है कैसे नर्व सेंटर में तब्दील हुआ, कैसे पटना हेडक्वार्टर बना और नर्व सेंटर बना। ठीक है, पटना वहाबिज्म का जान था। अगर पटना सेंटर नहीं बनता तो वहाबिज्म हो सकता है कि कुछ वक्त तक ही सरवाइव कर पाता। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जो बरेलवी हैं, कौन है? बरेलवी। ठीक है, ये क्या करते हैं कि 1821 में पटना विजिट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहां करते हैं? पटना करते हैं विजिट। क्लियर है? और जब पटना विजिट करते हैं तो पटना में पहले से वहाबिज्म का फॉलोअर्स हैं, राइट, फॉलोअर्स हैं वहाबिज्म का। तो पटना पहले से सेंटर बना हुआ है वहाबिज्म का, फॉलोअर्स का, राइट। सिर्फ फॉलोअर्स हैं वहां, वहाबिज्म को मान रहे हैं, वहाबिज्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई हेडक्वार्टर नहीं था कि हम जहां से आंदोलन को क्या करें, चला पाए, राइट। और आंदोलन, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ेगा? पैसा का और किस चीज का? मैन पावर का जरूरत पड़ेगा। ये जो बरेलवी हैं, इनको क्या हुआ? वो दोनों चीज पटना से मिल गया। पहली बात तो उनके फॉलोअर्स मिल गए, साथ ही साथ क्या मिल गया? पैसा मिल गया, राइट, पैसा मिल गया। ठीक है, आंदोलन चलाने के लिए। और साथ ही साथ क्या मिल गया? मैन पावर मिल गया, हाँ या ना? मैन पावर मिल गया। ठीक है, क्लियर है? अब मैन पावर में होता क्या है, एक जगह है पटना में, उस पे बाद में आएंगे, पहले देखिए वो क्या रहा है। ये चारों का चारों जो फॉलोअर्स मिल गया, डोनेशंस मिल गया, पैसा मिल गया और मैन पावर। और किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए, किसी चीज को खड़ा करने के लिए यही सब चीजों का जरूरत है। और साथ ही साथ एक चीज और अगर इंपैक्ट डालता है तो वो है नॉलेज। क्लियर है? तो नॉलेज भी मिल गया। अब पटना में मुख्य खलीफा ये बरेलवी ने किसे बनाया? तो इसमें 4 नाम आता है जो बार बार पूछा जाता है, विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन को। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है, ये 4 का 4 सवाल आपसे पूछा जाता है कि पटना में मुख्य खलीफा किसे अपॉइंट किया गया और कितना अपॉइंट किया गया। तो 4 को किया गया बरेलवी के द्वारा हेडक्वार्टर में। ठीक है, पहला विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। क्लियर है? और ये चारों के चारों के पास इतना दिमाग है, इतना पढ़े लिखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, राइट, सोच। और साथ ही साथ इतने अमीर हैं कि मतलब आंदोलन के चलाने के लिए क्या दे रहे हैं? डोनेशंस भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ जुड़ किया गया नॉलेज और फॉलोअर्स है ही, मैन पावर जुड़ी गया है। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब देखिएगा यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ही एस्टेब्लिश ए परमानेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन पटना बाय अपॉइंटिंग 4 खलीफास। ठीक है, तो ये पूछा जाता है हमेशा, तो ध्यान में रखिएगा इन चारों का नाम। अब आगे चलते हैं, आगे आ गया। अब बात करते हैं, पटना पहुंच गए हैं, पटना में इन्हें फॉलोअर्स भी मिल गया है, इन्हें डोनेशंस भी मिल गया है, राइट, इन्हें क्या मिल गया है? मैन पावर्स भी मिल गया, और साथ ही साथ नॉलेज भी। बहुत अच्छी बात हो गया। अब यहाँ पर एक फैमिली हुआ करता था जिसको बोला जाता था सादिकपुर फैमिली, जो बहुत ज्यादा एलाइट क्लास था, मतलब बहुत अमीर लोग थे। जैसे में विलायत अली, इनायत अली, ये सब थे, मुजाहिदीन थे, राइट, ये सब सारे लोग थे।
क्लियर है, जो जिनके पास नॉलेज भी था, जिनके पास क्या था, फॉलोअर्स भी उनके थे पटना में, और साथ ही साथ क्या था, पैसा भी डोनेट कर रहे थे, फाइनेंशियल्स को भी चला रहे थे, राइट। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह का बैकबोन का काम कर रहे थे, किस चीज को चलाने के लिए, वहाबिज्म मूवमेंट को चलाने के लिए। क्लियर है। तो सादिकपुर फैमिली क्या करती है, कैसी फैमिली है, ए लाइट सादिकपुर फैमिली ऑफ द पटना बिकम द फाइनेंशियल्स एंड ऑर्गेनाइजल बैकबोन ऑफ द मूवमेंट। मतलब वहाबिज्म का अगर बैकबोन की बात करें तो कौन बनता है, सादिकपुर फैमिली बनता है। कैसे बनता है, बिकॉज इनके पास इट हैव नॉलेज, राइट, इनके पास क्या है, मनी है, पैसा है, राइट, और साथ ही साथ इनका फॉलोअर्स भी हैं, और वहाबिज्म का फॉलोअर्स था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, बैकबोन ऑफ द मूवमेंट कहा गया। दूसरा चीज, अगर हम इकोनॉमिक्स नेटवर्क की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स नेटवर्क में ये क्या करते थे, सीक्रेट टैक्सेशन सिस्टम चलाए थे। एवरी हाउस होल्ड से क्या करते थे कि मतलब अनाज की एक मुट्ठी लेते थे, अनाज की मुट्ठी को क्या करते थे, बेचते थे, और बेच कर क्या करते थे, वहां से भी पैसे लाने की काम करते थे, राइट। तो इकोनॉमिक नेटवर्क भी मजबूत था। अगर हम सेंट्रल ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर हेडक्वार्टर भी बनाया गया था, फंड को क्या करना है, कलेक्ट करना है, कि कैसे फंड को कलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे पटना, बंगाल और बिहार भर से स्वयं सेवक की भर्ती और धन संग्रह के लिए मुख्यालय के रूप में क्या किया गया था, तैयार किया गया था। क्लियर है। नर्व सेंटर। एक चीज और पूछा जाता है कि पटना क्यों चुना गया। पटना पहली बात तो इसलिए चुना गया क्योंकि बहादुर के फॉलोअर्स थे। पटना इसलिए चुना गया क्योंकि वहां के जो फॉलोअर्स है, चाहे बिलायत अली चाहे इनायत अली, ये सब ज्यादा नॉलेजफुल हैं, इनके पास पैसा भी है। और एक कारण है, ध्यान से सुनिएगा, कनेक्टिविटी अच्छा था, क्योंकि पटना कौन से रिवर पर है, गंगा पे। अब गंगा पर अगर पटना है तो गंगा के थ्रू हम जहाज से, मतलब पानी वाले जहाज से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं इजी वे में, राइट। जैसे अगर बात करें बंगाल, हाँ या ना, जा सकते हैं, हाँ या ना। अगर बात करें बिहार, हाँ या ना। तो ये सब के कारण क्या था कि पटना क्या था, एक स्ट्रेटेजिकल मेन सेंटर बन गया। क्लियर है इस चीज का। तो ये भी क्या होता है कि पूछा जाता है आपका एग्जाम में, चाहे मेंस की बात करें, चाहे प्री की बात करें। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा भी है, पटना वाज नॉट जस्ट ए सिटी फॉर द मोमेंट बट इट्स नर्व सेंटर। अब नर्व सेंटर क्यों है, मैंने बता दिया। वेयर द आइडियाज भी थे, रिसोर्सेस भी थे, एंड पीपल केम टुगेदर, एकजुट हो गए कि यार ब्रिटिशर को हराना है, यार हटाएंगे, ये हमारे धर्म को क्या कर रहा है, ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लगातार हम लोग पे, भारतीय लोग पर, या जो भी भारत में लोग रह रहे हैं उन पर अत्याचार कर रहा है, तो इसके खिलाफ तो जाऊंगा मैं। क्लियर है। तो उनको मिल गया, क्या मिल गया, लोग साथ में आ गए, तो उनको एक पावरफुल नेटवर्क मिल गया ब्रिटिशर रूल के खिलाफ। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, पटना आंदोलन के लिए केवल एक शहर नहीं बल्कि उसका नस केंद्र था, मतलब नर्व सेंटर। चाहे उसके विचार भी मिल गया, संसाधन, लोग भी मिल गए, किसके, ब्रिटिशर को वो हटाने के लिए और अपना वहाबिज्म को क्या करना है, उसको चलाने के लिए। अब बात करते हैं एक चीज और, ये सिताना का रोल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये भी पूछा जाता है कि सिताना क्या है। एक्चुअली आप समझ नहीं सकते हैं कि वहाबिज्म इतना पीक पर था, इतना पीक पर चला गया कि सिताना को एक शहर ही घोषित कर दिया गया, ऐसा समझिए, बेस कैंप ही घोषित कर दिया गया। कैसे, हाउ वाज पॉसिबल, कैसे हुआ, मतलब ये पॉसिबल कैसे हुआ था। ठीक है। तो देखिएगा, पहली बात तो समझते हैं कि सिताना को ही क्यों चुना गया, सिताना को ही क्यों चुना गया। तो सिताना को इसलिए चुना गया, तो ये क्या है, सिताना क्या है, स्ट्रैटेजिकल लोकेशन से, लोकेशन है। कैसा लोकेशन है, स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है। मतलब यहाँ बड़े बड़े पहाड़ होंगे, ठीक है, समुद्र होंगे, जंगल होंगे, झाड़ होंगे, हाँ या ना। मतलब वहाबिज्म के लिए फाइट करना, वॉर करना इजी हो गया, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ। कैसे,
नाम तो सुने होंगे गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर क्या करता था, छिप छिप कर क्या करते थे, मारते थे, राइट। मतलब पहाड़ के पीछे क्या किए, छिप गए या जंगल में छिप गए और अटैक किया करते थे इन ए पॉजिटिव वे, राइट। पॉजिटिव वे में गोरिल्ला वॉर को लेना है, क्लियर है। तो वो क्या करते थे, यहाँ पर भी ये सिताना वैसा ही कुछ है। यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल हैं, रिवर है, रिवर साइड है, और साथ ही साथ ये जो ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर के सीमा क्षेत्र में से बहुत दूर था, सीमा क्षेत्र में आता ही नहीं था सिताना। इसलिए नहीं आता था क्योंकि आज के समय में सिताना कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में, क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा में है, ठीक है। और अगर हम बात करें सिताना की, तो सिताना तो समझ में आया कि स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है और ब्रिटिशर के सीमा क्षेत्र से बहुत मतलब सीमा क्षेत्र से क्या था, सीमा क्षेत्र में नहीं आता था। और साथ ही साथ यहाँ पर पाश्तून्स रहते थे, पाश्तून मुस्लिम रहते थे। तो बहाविजम्स भी क्या है, मुस्लिम ही है। तो बहाविजम्स को किन्हीं का साथ चाहिए था, पाश्तून का। तो पाश्तून का साथ तो मिला। आ रहा है बात समझ में। पाश्तून का साथ उनका तब भी मिला सिखिज्म से भी लड़ने के लिए। बहाविजम्स इन्हें कहें कि तुम यार हमको साथ दो सिखिज्म के लड़ने के लिए, ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। अब पाश्तून तो साथ आ गए, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो गया, मुठभेड़ हो गया। अब जब मुठभेड़ हुआ तो 1831 की अगर हम बात करें तो 1831 में होता है बैटल ऑफ बालाकोट। क्या होता है, बैटल ऑफ बालाकोट। अब बैटल ऑफ बालाकोट 1831 में होता है और पाश्तून क्या किए, मतलब साथ नहीं दिए। अब बैटल ऑफ बालाकोट में क्या होता है, जो बरेलवी होते हैं, जो मुख्य लीडर होते हैं, वो क्या किए, उनका डेथ हो गया। अब सवाल आया कि अब बहाविजम्स का डोर कौन संभालेगा। ये भी है कि बहाविजम्स का डोर कौन संभालेगा। तो डोर कौन संभालेगा, अब संभालेंगे विलायत अली और इनायत अली। अभी उस पर आते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। तो बैटल ऑफ बालाकोट हो गया। ये समझ में आया कि सिताना स्ट्रेटेजिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन से सीमा क्षेत्र से बाहर आता है। और साथ ही साथ इस सिताना को इसलिए चुना गया क्योंकि ये तो ब्रिटिशर के सीमा क्षेत्र से बाहर है, यहाँ ब्रिटिशर जल्दी जा भी नहीं सकते हैं, और जाते थे तो गोरिल्ला वार से, वार के थ्रू उनको क्या किया जाता था, हरा दिया जाता था, राइट। वो चीज है। दूसरा चीज, पटना क्या है, एक मुख्य सेंटर है। अब पटना में क्या होता था, मनी कलेक्ट हो रहा है, मतलब स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है। तो मनी को क्या करते थे, रास्ते से क्या करते थे, यहाँ सिताना क्या करते थे, भेजा करते थे, फंडिंग किया करते थे कि हम भेज रहे हैं, चिंता नहीं करना है, आप क्या करिए, मूवमेंट जारी रखिए, हाँ या ना। लेकिन बैटल ऑफ बालाकोट में 1831 में इनके लीडर का मौत हो गया मौत, क्लियर है। जब इनके लीडर का मौत हो गया तो संभालेगा कौन, है ना। अपने आप में सवाल है कि संभालेगा कौन। तो कौन संभालते हैं, संभालते हैं इनायत अली और विलायत अली कमान संभालते हैं। आ रहा है बात समझ में। इनायत अली और विलायत अली कमान संभालते हैं कि अब बहाविजम्स मोमेंट को कौन ले जाएगा आगे, इनायत अली और विलायत अली, क्लियर है। अब बहाविजम्स आगे की तरफ चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि 1860 में सिताना पर क्या होता है, अटैक होता है। सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है, सिताना पे क्या होता है, अटैक होता है। जब सिताना पे अटैक होता है तो ब्रिटिशर फिर से हार जाता है, क्योंकि बहाविजम्स गोरिल्ला वॉर कर रहे हैं, छुप छुप कर क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, हाँ या ना। तो मार रहे हैं, इधर देखिएगा थोड़ा। तो बैटल ऑफ बालाकोट कब हुआ, 1831 में। विलायत अली, इनायत अली संभाल लिए कमान। अब क्या हो रहा है कि 1860 की अगर बात करें, सिताना पे अटैक हुआ, ब्रिटिशर फिर से हार गया, ठीक है। अब फिर से क्या हुआ, एक अम्ब्रेला कैंपेन चलाता है ब्रिटिशर
63 में। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्रिटिशर के आर्मी को क्या होता है, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी झेलना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा शिकस्त झेलना पड़ जाता है, मतलब समझिए तो हार ही जाता है, मुश्किल में आ जाता है ब्रिटिशर। ब्रिटिशर कहता है यार कि ये कैसे हो रहा है। तो ब्रिटिशर को पता चलता है कि सारा जड़ है पटना, पटना से फंडिंग जा रहा है सिताना, और यहीं से सब कुछ क्या हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ब्रिटिशर क्या करता है, इसके मुख्य सेंटर पर क्या करता है, धावा बोल देता है। ठीक है, अम्बेला के बाद, अम्बेला कैंपेन के बाद क्या करता है ब्रिटिशर, मुख्य केंद्र को जो पटना सेंटर है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरीके से। आ रहा है बात समझ में। अब पटना सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया है, क्लियर है। अगर ये पटना सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया है तो आप हमको ये बताइए कि ये डिस्ट्रॉय करने के पीछे या उनके फॉलोअर्स को पकड़ने के पीछे कुछ ना कुछ तो रणनीति बनाया गया होगा ब्रिटिशर के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, क्योंकि सवाल बनेगा। ठीक है, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड की, 1860 के आसपास में इंडियन पीनल कोड को इंट्रोड्यूस किया गया। जब इंडियन पीनल कोड को इंट्रोड्यूस किया गया तो इस इंडियन पीनल कोड में ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखा हुआ था, क्या नहीं लिखा हुआ था, जो अगर ब्रिटिशर के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है या भड़काने की काम कर रहा है तो हम क्या करें, जेल में डाल दें या उसको सजा दे दें या उसको कुछ भी कर दें। ठीक है, इसलिए बार बार जो बहाविजम्स थे वो बच रहे थे। अब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट ब्रिटिशर अम्बेला कैंपेन के दौरान हो गया है कि अब इस आईपीसी में उसे क्या लाना पड़ा, एक लॉ लाना पड़ा जिसका नाम है सेडिशंस लॉ। अब ब्रिटिशर कहता क्या, बोल के दिखाओ, डायरेक्ट अंदर करेंगे, क्लियर है। तो अब ब्रिटिशर क्या करता है कि पकड़ना चालू करता है बहाविजम्स को, किन्हीं को काला पानी का सजा देता है, किसी को जेल में भरता है, किसी को मौत देता है, राइट, ये चीज हो गया। और साथ ही साथ क्या करता है, पटना को पूरी तरीके से क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये वाला जो हमारा क्या था, ये सादिकपुर का जो महल था, बहुत बड़ा महल होगा, क्योंकि सारा का सारा जड़ तो यही है कंट्रोल करने का, बहाविजम्स को चलाने का। इसको भी क्या करता है, पूरी तरीके से तोड़ देता है। सादिकपुर हवेली को क्या करता है, पूरी तरीके से क्या करता है, तोड़ दिया जाता है, तोड़ देता है। आ रहा है बात समझ में, पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। अब तोड़कर वहां पर क्या बना दिया जाता है, म्युनिसिपल बना दिया जाता है। कब तक बना दिया जाता है, 1870 तक, क्लियर है। 1870 तक क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है और बना दिया जाता है, वहां पर क्या बना दिया जाता है, म्युनिसिपल। तो यहाँ पर वही लिखा है कि पनिशमेंट के रूप में क्या मिला, काला पानी की सजा अंडमान एंड निकोबार कितनों को मिला, कितनों का प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दिया गया, उनके महल पर क्या किया गया, सादिकपुर का जो जहां से कंट्रोल हो रहा था वहां पर क्या किया, बुलडोजर चला दिया गया और उसे पटना म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में क्या किया गया, बदल दिया गया। ठीक है, 1870 में एक सिगरेट रेवोल्यूशंस के थ्रू, मतलब सेडिशंस के थ्रू क्या किया गया, ये बहाविजम्स को पूरी तरीके से क्या किया गया, हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये जो शुरू से आपने पूरी कहानी देखा बहाविजम्स का, ये हमेशा क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें एग्जाम के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट है कि इनके जो स्टार्ट किसने किया, एस्टेब्लिश किसने किया, दिल्ली में नींव किसने रखा, अच्छा दिल्ली में पूरी तरीके से फैलाने की काम कौन की, ये दारुल हर्ब किसने बोला, तो सैयद अहमद ने बोला। सैयद अहमद किसके बेटे थे, वो बोला। किनके खिलाफ थे, सिखिज्म और ब्रिटिशर के खिलाफ। अगर बात किया जाए कि बरेलवी कब आए थे पटना, 1821 के आसपास, क्लियर है। कितने खलीफे को चुने थे पटना से, बिलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन को, क्लियर है।
सादिकपुर फैमिली का क्या रोल है ये पूछा जाएगा। इकोनॉमिकल नेटवर्क क्या है, सेंट्रल ऑफिस का क्या जिक्र है उसके बारे में पूछा जाएगा। सिताना बेस के बारे में पूछा जाएगा, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिताना बेस। स्ट्रेटेजिकल लिंक पूछा जा सकता है, क्लियर है। अगर हम बात करें पनिशमेंट में क्या किया गया, सादिकपुर ये नहीं पूछा, वैसे हाँ पूछ सकता है। सादिकपुर जो था जहां से मेन सेंटर था उसको क्या किया, पटना म्यूनिसिपैलिटी में बदल दिया गया। 1870 में इसको क्या किया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो ये पूरी के पूरे, अच्छा अगर हम बात करें बिहार के लोगों को, तो बिहार में ये वाला तो आना ही है, कोई भी हाल में आना है, इसलिए बीपीएससी के लिए ये बहुत ज्यादा फेवरेट भी हो जाता है, किसी भी एग्जाम और किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम्स के लिए और यूपीएससी के लिए भी। तो बात रही बहाविजम्स मूवमेंट की, तो बहाविजम्स मूवमेंट को मैंने पूरी तरीके से कवर कर दिया। अगर आपको सच में वीडियो सही लग रहा है तो कृपया फॉलो करिए और शेयर करिए। थैंक यू।